तो ये सारी तो जो एनसीईआरटी में दी है वो इनिशियल तो सारी हिस्ट्री वगैरह है ना, इसका हमको कुछ जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल हिस्ट्री। तो जो यूक्लिड्स अप्रोच था ज्योमेट्री का वो हमको देखना है आज। तो देखो यूक्लिड का क्या था कि ठीक है, अ सॉलिड शेप हैज साइज पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो यूक्लिड स्टडीड पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स, है ना, और फिर उसने तो ये जो सॉलिड शेप वगैरह, ओके, तो ये जो सॉलिड दैट हैज अ शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हैज बाउंड्रीज इज कॉल्ड सरफेसेस, है ना। तो ये यूक्लिड ने डिफाइन किया था ऐसे सरफेसेस को। तो just try to memorize that. Okay, after that what was given is they separate one part of space from the other. Surface separates the part of space from other. Let's say ये एक surface है, तो it is separating this side वाला space with this side वाला space. Do you all agree with this? Boundaries of the surface are called curves. तो ये जो बन रहा है rectangle या जो भी बन रहा है square, it is a curve, है ना, और स्ट्रेट लाइन, राइट। ये जो बाउंड्री बन रही है, ये बाउंड्री बन रही है एक, तो इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसको स्ट्रेट लाइंस कहते हैं। और इसके जो एंड होते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये सारे हो गए उसके एंड पॉइंट। ये समझा सबको। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉइंट्स आते हैं सबसे पहले, फिर पॉइंट से बनती है लाइन, फिर लाइन से बनते हैं सरफेस, और सरफेस से बनता है फिर सॉलिड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यूक्लिड जो वो होता है हाइपोथेसिस उसमें। फिर क्या था कि इसमें फिर एक है कि हर एक स्टेप से हम एक एक्सटेंशन करते हैं, हम एक डिमेंशन ऊपर जाते हैं। लाइक पॉइंट को माना जाता है कि पॉइंट हैज नो डिमेंशन, लाइन हैज वन डिमेंशन जिसको हम लेंथ कहते हैं, सरफेस हैज टू डिमेंशन लेंथ एंड ब्रेड्थ, एंड सॉलिड हैज थ्री डिमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यूक्लिड का जो वो था डेफिनेशन वो यहाँ पे लिखा है कि अ पॉइंट हैज नो पार्ट, लाइन इज ब्रेडथ लेंथ, है ना, मतलब इन शॉर्ट लेंथ है, बस लाइन का सिर्फ लेंथ होता है। एंड ऑफ लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब ये थोड़ा फिलोसॉफिकल डेफिनेशन, मतलब बहुत ज्यादा वो है कि इसका मतलब यही है कि हर एक पॉइंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी वो लाइन बनेगा। अगर एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा, एक पॉइंट ऐसा, तो ये चार पॉइंट मिलके एक सिंगल लाइन नहीं बन सकती है। डू यू गेट दैट? अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ, जो मैंने बताया आपको कि सरफेस टू डिमेंशन होता है। एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन, है ना, लाइन से सरफेस बनता है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। इसका भी मतलब वही होगा जो पॉइंट का हमने एक्सप्लेन किया वो। ओके, लेट मी क्लियर दिस नाउ। Now moving to हाँ प्लेन सरफेस, ठीक है, ये सारा हो गया। अब क्या बोला है कि इफ यू ठीक है, ये कुछ भी हो, पार्ट इज टू बी डिफाइंड, एरिया, ठीक है, ये एरिया वगैरह वाली चीज कुछ काम की नहीं है। हाँ, अब ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ ज्योमेट्रिक टर्म्स ऐसी होती है जो दे रिमेन अनडिफाइंड, बट बस हमको हमको उसको इंट्यूशन से फील करना होता है कि पॉइंट है। एग्जाम्पल करो, पॉइंट है, तो कोई बोलता है कि पॉइंट डॉट होता है, बट हम तो बोलते हैं कि पॉइंट का तो कोई डिमेंशन नहीं होता है। बट आप अगर उसको पेपर में निकालो, अगर मैं पेपर में निकालू इसको और इसको कहूँ मैं देखो ये एक पॉइंट है, और इसको मैं बहुत ज्यादा जूम इन करूँ, मैं तो कह सकता हूँ कि इसके पास भी कोई ना कोई डायमेंशन होगी, राइट, इसका कुछ लेंथ होगा या इसका कुछ विड्थ होगा। हमको बोला है कि पॉइंट हैज नो डिमेंशन। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो जो रिमेन अनडिफाइंड। तो फिर ऐसी चीजों को दिस असम्पशन आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। और फिर यूक्लिड ने उन चीजों को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट आर दी assumptions that are very specific to geometry and common notions are axioms. Axioms ऐसे होते हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते, उनको हम मान लेते हैं कि ये है भाई, ये है, ये ऐसे ही होता है।
है ना। और जो पॉस्टुलेट्स है उनके हम प्रूफ्स वगैरह निकाल सकते हैं। ओके, तो फिर अब देखते हैं हम आगे कि यूक्लिड्स के जो 7 पॉस्टुलेट्स हैं, या सॉरी पहले एक्सियम्स है यूक्लिड के। तो ये कुछ है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। लेट्स से ए है, ए इज इक्वल टू बी, और ए और लेट्स से सी है, सी भी इक्वल टू बी है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है। ओके, सेकंड है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। लेट्स से ए और ए है, अब मैं इस ए में सी ऐड करूं या इस ए में सी ऐड करूं, तो मुझे यहाँ पे ए प्लस सी मिलेगा एंड में यहाँ पे भी ए प्लस सी मिलेगा, है ना। तो अगर लेट्स से कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है लेट्स से, और दोनों में मैं इक्वल एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा ए प्लस सी और बी प्लस सी वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो ये मतलब ये इसके जो स्टेटमेंट्स है ये काफी वो लग रहे हैं ना, थोड़े से वियर्ड या बहुत पुराने टाइप के, राइट। मतलब ये तब की बात है जब मैथमेटिक्स इतना वो नहीं था, डेवलप नहीं था, तो पीपल यूज टू राइट थिंग्स डाउन। समझ रहा है क्या आपको? ये तो हमने इक्वल टू साइन प्लस साइन subtracted from equals the remainders are equal. Let's say कि a is equal to b and I am subtracting a equal number from both of them, तो a minus c और b minus c दोनों इक्वल रहेंगे। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर इक्वल टू अनदर। अरे मतलब ये लाइंस वगैरह का देख लो कि ये लाइन है और इसी के ऊपर अगर सेम लेंथ की एक दूसरी लाइन ला कर रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। इट मीन्स दैट, है ना। नाउ द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। दिस इज ऑलवेज ट्रू। लेट्स से एक सर्कल है, इसका एक स्लाइस है, तो ये जो होल है सर्कल, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लाइस। समझा? थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। लेट्स से ए है, तो इसका जो डबल होगा 2a, तो यहाँ पे भी 2a लेट्स से, तो ये भी इक्वल होगा। मतलब इसका तो ऐसे मतलब हो सकता है। ये सारी चीजें ना ज्योमेट्री में थोड़ी वो होती है कि लेट्स से एक लाइन है, तो इसकी जो डबल लाइन है इसको मैं ट्वाइस करूँ, तो इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ या किसी और वे में ड्रॉ करूँ, तो ये दोनों लाइन्स इक्वली होगी सिंस दीज आर डबल ऑफ दिस सिंगल लाइन। आर यू क्लियर विद कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, तो ये है यूक्लिड्स के 7 एक्सियम्स जिनको हम इंट्यूशन से फील किया है ना। ये सारी चीजें हम इंट्यूशन से फील कर सकते हैं यार, कि लेट्स से कि यार ये दोनों चीजें इक्वल है, तो इसकी जो थर्ड चीज होगी वो भी इक्वल होगी। तो ठीक है, ये सारी चीजें नोशन से आई थी, तो इसीलिए उनको एक्सियम्स कहते हैं हम। फिर हाँ, फिर उन्हीं का प्रूफ है। फिर कुछ 5 पॉस्टुलेट होते हैं यूक्लिड्स के, उसका प्रूफ वगैरह एकदम डीप डेप्थ में तो नहीं देखेंगे, लेकिन पहला था कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, ये P है, ये Q है, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन जा रही है, राइट। तो इनका ये कहना है कि इस पॉइंट से Q पॉइंट तक कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन तो मैं ड्रॉ कर ही सकता हूँ। तो दैट इज ट्रू, राइट। इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन से तो कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन तो होगी जो Q में से जाएगी। समझ रहे हैं? सिलेट को ऐसे लिखा है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ठीक है। फिर सेकंड है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। लेट्स से ये एक लाइन है, इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया इन दो पॉइंट्स पे। इसका ये कहना है कि इसको मैं इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकता हूँ। दैट इज द सेकंड एक्सियम, सेकंड पोस्टुलेट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज कि रुको, ओके, द थर्ड वन इज कि a circle can be drawn with any center and any radius. This is true as well. हमारे पास सबसे छोटा सर्कल इज अ पॉइंट और सबसे बड़ा सर्कल कैन बी एनीथिंग। आर यू गेटिंग इट? वन इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब कि अरे राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, तो सारे राइट एंगल तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। नाउ लुक एट द फिफ्थ पोस्टुलेट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line। ठीक है, देखो ऐसा बोला है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, मैंने एक तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये मेरी दो लाइन है ओरिजिनल, ये मैंने तीसरी ड्रॉ की है। ठीक है, अब क्या बोला है, ये और ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये और ये भी इसका इंटीरियर एंगल है। ठीक है, लेट्स से ये है 1 2 3 4। ठीक है, दे आर सेइंग मी कि 1 + 4 करो।
और 2+3 करो, और इसमें से देखो कि लेस देन 90 कहाँ पे आ रहा है, सॉरी हाँ लेस देन 180 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लेस देन 180 आ रहा है कि यहाँ पे लेस देन 180 आ रहा है। तो हमको पता है कि अरे ये तो एक ही एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, फोर्थ वाला, तो ये जो दूसरा होगा वो भी ऑब्ट्यूस ही है, तो 1+4 तो ग्रेटर देन 180 होगा, समझ रहा है। और इस साइड वाले दोनों एंगल छोटे हैं, तो 90 से छोटे हैं, तो जो सम होगा वो लेस देन 180 होगा, समझा। ये कहना है कि अगर मैं इन दोनों लाइन को, जो मेरी ओरिजिनल लाइन थी, उनको ऐसे इनफाइनेटली प्रोड्यूस करूँ ना, तो ये उस साइड पे मिलेगी जिस साइड पे सम लेस देन 180 आ रहा था, तो ये ट्रू है, समझा एवरीवन। चलो, तो पांचों पोस्टुलेट हमने पढ़ ली है, अब देखते कि अब कुछ बचा है क्या। नहीं, अब उसी का प्रूफ वगैरह है, ये प्रपोजिशंस थ्योरम्स वगैरह कुछ काम की चीज नहीं है, ये सारी तो एक्सरसाइजेज है, इसमें से भी कुछ नहीं पूछते। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं कि फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। ठीक है, ये उसी का वो है, एक दूसरा वर्जन है कि कोई भी एक लाइन लो L और कोई भी एक पॉइंट लो P जो L पे नहीं है, तो इसमें से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है ना, राइट, P में से, तो इसमें से एक लाइन ऐसे एग्जिस्ट करती है जो इस लाइन को पैरेलल होगी, समझा। तो ये उसी का थोड़ा डिराइव्ड वर्जन है। उसमें क्या देखा था हमने, उसमें देखा था कि हमने कि वो इंटरसेक्ट वगैरह कर रहे हैं, है ना, और इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन थी कि दोनों मतलब इंटीरियर एंगल सेम साइड वालों की सम 180 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने उसको उल्टा कैसे कर दिया कि दोनों जगह अगर सम 180 कर दूं मैं, अगर मैं इसमें से लाइन जा रही है ऐसे, तो इसका और इसका सम और इसका सम क्या होता है, 180 होता है, राइट। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180 होता है अगर पैरेलल लाइन है दोनों, तो है ना। तो ये इन्होंने उसी को वो कर दिया, उसी कंडीशन को यूज करके इन्होंने बोला कि अगर मीट नहीं करना चाहिए तो फिर दोनों की सम इक्वल टू 180 होनी चाहिए, रादर देन लेस देन एंड ग्रेटर देन 180, और यही उसको उसको उन्होंने ऐसे लिख दिया, समझा। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन सॉल्व करें। इफ अ पॉइंट C lies between A and B, then AC plus BC is equal to, try solving it and send me the answer. It's not that tough. तो क्या बोला है, अ पॉइंट C lies between point A and B, ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है जो बीच में लाई करता है। तो ये जो एक लाइन है, सॉरी बीवी लाइन पे ला करना चाहिए, तो अब मुझे क्या बोला इन्होंने, अब मुझे पूछा इन्होंने कि AC प्लस BC क्या होगा। AC इतना लाइन है, BC इतना लाइन है, तो AC प्लस BC क्या होगा, AB के इक्वल। P should be the correct answer. Is that clear everyone? The next question. Which of the following option has one fixed point and can be extended in the other direction indefinitely? Sorry. ये भी एकदम सिंपल सा है, सबको आता है कि रे, देखो रे क्या होता है, रे का डेफिनेशन ये होता है कि वो एक पॉइंट से फिक्स्ड होता है और दूसरे साइड में वो इंडेफिनेटली जा सकता है, कितना भी जा सकता है आगे, दैट इज रे। लाइन क्या होता है, लाइन इज दोनों साइड से इनफाइनेटली जा सकता है, इधर भी इनफाइनेटली जा सकता है, इधर भी इनफाइनेटली जा सकता है। लाइन सेगमेंट इज कि दोनों साइड नहीं जा सकता है, दोनों साइड से रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ से भी रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ से भी रिस्ट्रिक्टेड है, समझा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम द फिल इन द ब्लैंक इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये तो शायद अभी डिस्कस किया हमने, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अ सरफेस हैज, इस पे सोचो थोड़ा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अ सरफेस हैज, देखो हमने बोला था कि सॉलिड बनता है सरफेस से, वो क्या था, पॉइंट, लाइन, सरफेस और फिर सॉलिड, तो वो याद करो।
लेट्स डिस्कस दिस एज वन। देखो तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अ सरफेस is a 2D plane without any volume, है ना। और वी ऑल्सो नो कि पॉइंट इज, फिर पॉइंट के बाद बनती है लाइन, फिर लाइन के बाद बनता है सरफेस, और सरफेस के बाद बनता है सॉलिड। तो ये होता है 1D, ये होता है 2D, ये होता है 3D। 1D मतलब सिर्फ लेंथ, 2D मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और यहाँ पे होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो सरफेस का ऑफ कोर्स लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नो थिकनेस, है ना, थिकनेस या हाइट जो भी बोलो। इज दैट क्लियर एवरीवन? In the given figure, PR is equal to QS. Then which of the following axioms show that PQ is equal to RS? Pretty good question. Pretty good question. Try to think on this one. मैं ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा इसमें, खुद सोचो और बताओ, और इसका आंसर भी हम डिस्कस ही करेंगे, कोई ना कोई बताएगा आप में से। S Q R, अपने को हमको क्या दिया है, PR इज इक्वल टू QS, ये हुआ एक इक्वल, राइट। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह से ना QR सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैंने एक इक्वल सब्ट्रैक्ट किया, राइट। QR इज इक्वल टू QR था, ये भी एक इक्वल था, है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट किया, अब क्या मिला मुझे, अब मिला मुझे PQ इज इक्वल टू RS। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल एज वेल, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। समझा सबको? इसमें एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एप्लीकेशन है नहीं, है ना, एवरीडे लाइफ का। तो लेट्स मूव ऑन टू अचीवर सेक्शन वाला क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई आंसरिंग दिस। क्या बोला है, टू लाइन्स इन अ प्लेन नॉट हैविंग एनी पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड। इसका तो पैरेलल लाइंस होता है ना कोई। द एज ऑफ अ सरफेस आर कॉल्ड, हमने अभी डिस्कस किया था, एज ऑफ सरफेस आर लाइन, हमने अभी बोला था। फिर क्या था, टू डिस्टिंक्ट प्लेन्स कैन इंटरसेक्ट एट कितने पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट प्लेन्स है, ये एक प्लेन है और लेट से एक दूसरा प्लेन ऐसे इसके अंदर जा रहा है, तो ये इंटरसेक्ट एक लाइन पे कर रहा है, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मैं मानता हूँ कि दिस इज वन लाइन। अगर लाइन होता तो वन होता आंसर, बट एक लाइन में कितने पॉइंट्स होता है, पॉइंट। और फिल इन द ब्लैंक, प्लेन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, इसमें से कितने प्लेन जाएंगे, इनफाइनाइट प्लेन जाएंगे ना, एक ऐसा प्लेन गया, कितने भी प्लेन जा सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए इज द लाइंस एंड एंगल्स तो आते ही होगा सबको, राइट। वही होता है अपना पैरेलल लाइंस वाले, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह वाली चीजें लगाओ, लीनियर पेयर वाली चीजें, अल्टरनेट एंगल्स वगैरह, बस ये सारी प्रॉपर्टीज लगा के इन द एंड हमको बस एंगल का वैल्यू निकालना होता है, पूरा टाइम यही करना पड़ेगा आपको, है ना। उसी को वो अलग अलग वेज में मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल EOD। ट्राई करो सॉल्व करने का एंड सेंड मी द आंसर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज कंसिडर करूंगा, ये जो है FC, यहाँ पे है मेरा O, और ये ऐसी दो लाइंस गई है, यहाँ पे एक गई है, यहाँ पे एक गई है, यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 2x। तो ये जो बन रहा है, यह है A, यह है B। तो एंगल AOF प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स बनाते हैं, राइट। AOF is 2x, AOB is 3x, BOC is x,
should be equal to 180. तो ये कितना हुआ, ये हुआ 6x should be 180. तो x should be equal to 30 डिग्री. x आ गया 30 डिग्री. अब निकालना क्या है, EOD, ये वाला एंगल. तो इसके अपोजिट वाला होगा ना, एंगल AOB should be equal to एंगल EOD, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो angle EOD will be equal to 3x, which will be equal to 3 into 30, which will be equal to 90 degree. Is that clear everyone? सबको समझा? This is the next question. In the given figure, CE is parallel to BA, then the value of angle ACB is. We have to find the value of angle ACB. ये लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन, और यहाँ से एक ऐसा लाइन गया है, राइट, और यहाँ से ये ऐसा गया. तो और ये नाम है ABC, यहाँ पे है D, यहाँ पे है E. This is 65, this is 60. So we can say that angle BAC should be equal to angle ACE should be equal to 60 degree because alternate angles. और अब वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो कि एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर. तो ACB कितना है, ACB निकालना है, राइट. हाँ, ACB निकालना है. ACE कितना है, 60. ECD है 65 इज इक्वल टू 180. एंगल ACB कितना आएगा, 180 माइनस 125, जो कि होगा 55 डिग्री. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. The measure of an angle is 4 times the measure of its supplementary angle. Then the angle is. देखो, complementary add up to 90, supplementary angles are ऐसे angles जिनकी sum 180 होती है, and complementary angles are ऐसे angles जिनकी sum 90 होती है. So if the measure of angle is, let's consider angle to be x. तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल विल बी, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इसके साथ कौन सा एंगल ऐड करने पे 180 आएगा, वो एंगल. तो लेट्स से कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल a है, तो x प्लस a शुड गेट 180. तो a कितना आएगा, 180 माइनस x, और वही मेरा सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस x. नाउ व्हाट इज द कंडीशन गिवन, मेजर ऑफ एंगल इज 4 times its supplementary angle. What do I get now, x is equal to 4 into 180 minus 4x. 5x is equal to 4 into 180. x is equal to 4 into 180 upon 5. ये होगा 4 into 5 3 15 5 30. तो ये हो जाएगा 144 डिग्री. Is that clear everyone? This is the next question. In the given figure, angle APO मतलब जो 1 दिया है, it is 42. Angle CQO जो 4 लिखा है, it is 38. Find POQ. Pretty easy. मतलब मैं तो अभी आंसर भी निकाल लिया इसका. देखो, angle 1 will be equal to angle 2, alternate angle. Similarly, angle 3 will be equal to angle 4, same reason, alternate angles, है ना.
तो नाउ अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 करूँ, इट विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज एंगल POQ. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 42 प्लस 38 विच इज इक्वल टू एंगल POQ. तो एंगल POQ विल बी इक्वल टू 80 डिग्री. समझा सबको? बहुत आसान था ये. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to find the value of x. हल्का सा कंस्ट्रक्शन करो, आ जाएगा. हल्का सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बस. ये 100 है तो ये भी 100 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. ये जो अंदर वाला एंगल होगा वो 80 होगा, लीनियर पेयर. और अब ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो x प्लस 50 प्लस शुड बी 180. x शुड बी 50. अचीवर सेक्शन का ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स बताना. तीन स्टेटमेंट्स है और ट्रू और फॉल्स बताना है. ये हो गया कि वी आर डन फॉर 2 टॉपिक हो गया आज हमारे. फिर दोनों का पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू वन अनदर, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, राइट. ये तो आपको शायद उसमें होगा, चैप्टर में होगा ना ये चीज. 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ट्रू. इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ये भी ट्रू है.